नमस्कार छात्रों। आज हम पढ़ेंगे उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी सूखी डाली। आइए हम कहानी का सारांश जानते हैं। उससे पहले पात्र परिचय जान लेते हैं। पुरुष पात्रों में है दादाजी, करमचंद, परेश, भासी और मल्लू। स्त्री पात्रों में है बेला जो कि छोटी बहू है, छोटी भाभी यानी कि बेला की सास भी है और वो इंदु की माँ भी है, मझली भाभी, मझली बहू, बड़ी बहू, रजवा और पारो। सूखी डाली उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध एकांकी है। सूखी डाली में आपके संयुक्त परिवार प्रणाली का चित्रण किया गया है। एकांकी का आरंभ पूरी तरह से नाटकीय है। एकांकी में 3 दृश्यों की योजना की गई है। समस्त कथा जो है एक ही घर में और कुछ दिनों के अंतराल में ही समाप्त भी हो जाती है। इस वर्तमान युग में पुराने विचार, पुरानी परंपराएं अभी मिटी नहीं हैं। नए विचार, नए संस्कार अभी उभर रहे हैं। नतीजा यह होता है कि पुराने और नए विचारों के बीच में संघर्ष दिखाई देता है। प्रत्येक कुटुंब में बूढ़े लोग अपनी परंपरा के हैं। नवयुवक और नवयुवतियां जो होते हैं वो आधुनिक विचारों से प्रभावित होते हैं। फल यह होता है कि आए दिन आपस में टकराव होती है। कहीं कहीं तो गृह कलह का रूप बड़ा ही धारण कर लेता है। दादा का एक भरा पूरा परिवार है। कई बेटे हैं, कई बहुएं हैं और उनके बहुत सारे बच्चे भी हैं। कई संघर्षों को पार करते हुए दादा का यह सम्मिलित परिवार पुराने आदर्शों की रक्षा करता हुआ आनंद के साथ जीवन बिता रहा है। घर की औरतें, लड़कियां कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु प्रेम से गृहस्थ कैसे चलाई जाती है वे भली भांति जानती है। उनमें से उनकी छोटी बहू जो है और पोती इंदु ही थोड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी है औरों से। सूखी डाली एकांकी में पात्रों के स्वभाव के अनुकूल ही हल्की और गंभीर भाषा का प्रयोग हुआ है। कुटुंब में सब छोटे बड़ों का आदर करते हैं, सब एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। घर में सबसे बड़े दादाजी एक विशाल वट वृक्ष की तरह खड़े हैं। उनकी छाया में सब उसी तरह से सुख से रहते हैं जैसे वट की शाखाओं में घोंसला बनाकर अनेक पक्षी रहते हैं। सब उनकी बातों को मानते हैं, उनका आदर करते हैं और दादाजी का प्रभाव सब पर है। दादा सब पर प्रेम की वर्षा करते हैं, सबकी खोज खबर लेते हैं। दादा यह स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि इस वट वृक्ष रूपी कुटुंब की कोई एक डाली टूटकर भी अलग हो जाए। सम्मिलित कुटुंब के वे प्रबल पक्षपाती हैं। उसकी छत्र छाया में सब सुखी हैं। कुटुंब में एक नाती परेश का विवाह हुआ। घर भर में परेश ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसका विवाह अच्छी जगह हुआ। उसकी पत्नी भी ग्रेजुएट है। वह बहू संपन्न घर से आई थी, पढ़ी लिखी है। यहाँ आकर देखा पुराने ढंग का सामान पुराना, घर पुराना, सबके आचार विचार सब पुराने। घर की स्त्रियों में कोई पढ़ी लिखी भी नहीं है। यहाँ तक कि नंद भी अल्प शिक्षित थी। इस नए वातावरण में नई शिक्षित बहू को बड़ा अजीब लग रहा था। थोड़े ही दिन में उसका मुंह खुला और वह हर समय अपने ससुराल वालों की आलोचना करती और अपने मायके की तारीफ किया करती। नई बहू का इस प्रकार का व्यवहार भला किसको पसंद आता। नई बहू के व्यवहार की आलोचना होने लगी। परिणाम स्वरूप वह सबके और सब उनके विरोध करने लगे। नई बहू को इस घर के नौकर पसंद नहीं थे। रजवा नाम की एक नौकरानी को तो काम से भी निकाल दिया। एक दिन कमरे का सब फर्नीचर बाहर डलवा दिया। वह नई फैशन का फर्नीचर चाहती थी। नई बहू ने अपने पति परे से यह भी कह दिया कि मेरा तो इस घर में दम घुटता है। मेरा कोई आदर नहीं करता। सब लोग मेरा सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। मेरा पढ़ना नहीं हो पाता। इससे तो अच्छा है कि किसी दूसरी जगह जाकर रहे या फिर वह उसे उसके मायके भिजवा दे। बूढ़े दादा को जब यह बात पता चला कि वह नई बहू इस घर में असंतुष्ट है और उसकी क्या क्या शिकायतें हैं, एक दिन दादाजी ने घर के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि वह नई बहू पढ़ी लिखी है, वह संपन्न घर से आई है, उसके घर में सम्मान होना चाहिए, उसका समय किसी को भी नष्ट नहीं करना चाहिए। जिस तरह की चीजें से वह अपना कमरा सजाना चाहे सजाने दे, उसको सम्मान की दृष्टि से देखे, उनके ज्ञान का लाभ सबको उठाना चाहिए। दादा ने यह भी कहा कि उसका कुटुंब तो एक वट वृक्ष की तरह है, उसकी शीतल छाया में सब एक साथ रहेंगे। इसका कोई भी अंग अलग होकर नहीं रह सकता। जिस दिन ऐसा कोई प्रसंग आया वह स्वयं इस घर से निकल जाएंगे।
दादा की आज्ञा को उल्लंघन भला कौन करे। सबने उनकी बातों का परिपालन किया। इधर परेश दादाजी के पास पहुंचा। उसने कहा कि बाग वाला खाली मकान पड़ा है, आप उसे मुझे दे दे तो हम वहां जाकर रहें। नई बहू को यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता। दादा ने परेश को समझा दिया कि तुम चिंता ना करो, मैंने घर के सब लोगों को समझा दिया है। अब सब लोग नई बहू का आदर करेंगे, उसे अपने काम की छूट होगी, उसका कोई भी समय नष्ट नहीं करेगा। परेश चला गया। अब घर का वातावरण ही बदल गया था। जो औरतें कल तक नई बहू की आलोचना करती थी, अब आज से वो सम्मान की दृष्टि से उसे देखने लगी और उसकी प्रशंसा करने लगी थी। कोई भी काम उसको करने के लिए नहीं कहा जाता। कोई भी उसके पास जाकर समय नष्ट ना करे, इस बात का ध्यान सब रखने लगे। नई बहू के समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। सबके स्वभाव में यह परिवर्तन कैसे आ गया। नई बहू की सारी इच्छाएं पूरी कर दी गई थी, मगर फिर भी वह प्रसन्न न हो सकी। वह अपने ही घर में अब अपने को पराया समझने लगी। घर के लोगों के बीच जो निकटता होनी चाहिए, उसके स्थान पर एक दूरी आ गई थी। नई बहू अब इससे और चिंतित हो गई। नई बहू ने परेश से कहा कि वह उसे मायके भेज दे। परेश ने फटकारा, अरे तुम जो चाहती थी वह सब मिल गया, अब क्या तुम अब भी असंतुष्ट हो। नई बहू को अपनी गलती समझ में आ गई। अब उसने सबके साथ हिल मिलकर रहना सीख लिया। घर के कामों में हाथ बटाने लगी, सबका सम्मान करने लगी, सब उसे चाहने लगे। इस तरह कुटुंब का एक अंग, वट वृक्ष की एक डाली जो अलग होने जा रही थी, वह बच गई। दादाजी तो बहुत प्रसन्न हुए। दादा दादा मूलराज सुखी डाली एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। दादा मूलराज 72 वर्ष के एक प्रतिभाशाली वृद्ध है। वह अपने संयुक्त परिवार के मुखिया हैं, मगर वृद्ध होने पर भी वह एक मजबूत कद काठी के स्वस्थ व्यक्ति हैं। उनकी सफेद दाढ़ी वट वृक्ष की लंबी जटाओं के समान मानो धरती को छूना चाहती है। उन्होंने अपने छोटे पोते को बहुत पढ़ाया, उसे तहसीलदार बनाया और एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार के लड़की के साथ उसका विवाह भी कर दिया। उन्हें जैसे ही पता चला कि उनके घर का एक सदस्य अलग होने की सोच रहा है, वे तत्काल उस विषय पर घर के लोगों से बात करते हैं। वे छोटी बहू की आलोचना बंद करवाने की बात करते हैं। छोटी बहू यह सम्मान पाकर धन्य हो जाती है। वह सबसे मिलकर रहना चाहती है। दादा के प्रयास से ही उसका परिवार बिखरने से बच जाता है और वे सबके लिए प्रेरणादायक है। एक वाक्यांश में उत्तर। मिश्रानी को किसने काम से हटा दिया? बेला ने काम से हटा दिया। मिश्रानी कितने वर्षों से मूलराज के परिवार में काम कर रही थी? 10 वर्ष से। नौकरों से काम लेने की क्या होनी चाहिए? तमीज। हंसी के मारे मर जाने की बात कौन कहती है? मझली बहू। हर बात पर अपने मायके की तारीफ कौन करती थी? छोटी बहू बेला। दादाजी का छोटा पोता परेश किस पद पर था? नायब तहसीलदार के पद पर। मलमल के थान और अबरों को परेश किसके पास नहीं ले जाते? परेश बेला के पास नहीं ले जाते। मूलराज के मझले बेटे का नाम करमचंद है। दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है? बरगद के पेड़ के समान। हल्की सी खरोच भी दवा न लगने पर क्या बन जाती है? नासूर या बड़ा घाव। छोटी बहू के मन में किसकी मात्रा जोर से ज्यादा थी? दर्प की मात्रा, यानी कि घमंड। घृणा को किससे नहीं मिटाया जा सकता? घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। टिप्पणी लेखन। परेश। परेश दादाजी का सबसे छोटा पोता है, जो अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी गांव में रहता है। परेश का विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल के सुशिक्षित लड़के से हुआ। परेश की पत्नी का नाम बेला है। जब बेला ने अपने मायके में बड़े बड़े कमरे और बहुबुल फर्नीचर के बारे में कहने लगी, तो परेश का एक ना चला। वह अपनी पत्नी और परिवार के बीच संघर्ष से व्याकुल था। इसीलिए उसने दादाजी के पास जाकर अपनी समस्या का हल करने का सुझाव मांगा और हल न होने पर परिवार से अलग बाग वाले मकान में बसने की बात सोची। जब बेला विशेष आदर पाकर फिर से घर छोड़ने की बात करती है, तब वह उसे टोकता है कि पढ़े लिखकर होकर भी परेश गृहस्थी के भंवर में फंस जाता है और अपने पत्नी से सदैव परेशान ही रहता है। दूसरा है इंदु। इंदु दादाजी की पोती है, जिस पर घर में सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। घर में उसकी खूब चलती है।
दादाजी अपनी इस पोती से बहुत प्यार करते हैं। दादाजी को इंदु अपनी भाभी बेला पर बहुत क्रोध आता है, क्योंकि बेला ने इस घर के सदस्यों को वो गवार मानती है। इंदु और छोटी बहू बेला का बिल्कुल नहीं बनता। छोटी छोटी बात पे छोटी छोटी रंजिशें होती रहती हैं। जब रजवा को छोटी बहू ने डांटा और उसे गुस्सा आया, तो छोटी बहू को नौकरों से काम करवाने की तमीज नहीं है, परंतु वह अपने दादाजी का सम्मान और गौरव करती थी। उसकी बातों को मानते हुए छोटी बहू के साथ बेला समझौता कर लेती है और उसके साथ स्नेह में व्यवहार करने लगती है। इस तरह से सूखी डाली यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।